अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। एक तरफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला है, दूसरी तरफ वफाक में नए सूबों की बहस ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। पीटीआई सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है और हुकूमत के अंदर शामिल इत्तेहादी भी एक दूसरे से शिकवे शिकायत में मसरूफ हैं। ऐसे में आज मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत होने वाली अहम मुशावरत में नून लीग की जानिब से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, आइंदा सियासी हिकमत अमली और नई हुकूमत के खदोखाल पर गौर किया गया। खुसूसन आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के हवाले से आज पार्टी क़यादत ने अहम मुशावरत की है और ये बात अब वाज़ेह है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आने के बाद नून लीग के लिए असल इम्तहान अब हुकूमत बनाना नहीं बल्कि इस हुकूमत को चलाना है। नवाज शरीफ ने इसी इजलास में सियासी मुखालिफिन के सलाफात को दुश्मनी में तब्दील न करने की बात की और यह भी कह दिया कि कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर सकी। ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा इस तरह का माहौल जो बना है, जो आपने भी देखा, जो हम सब के लिए बाइस से परेशानी है, ये इसलिए हुआ है कि यहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया और जो अवाम की उमंगें थी, अवाम के जो ख्वाहिशात थी, उस पर हमारी हुकूमतें चाहे वो किसी भी पार्टी की हो पूरी नहीं उतर सकी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के 2 मरहलों के बाद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई थी। तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन की 4 नशिस्तों पर पोलिंग हुई थी, जिनमें से 3 नशिस्तों के नताइज आज मुकम्मल हुए हैं। बाग के 2 हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग होने का फैसला हुआ था, जिसके बाद आज वहां पोलिंग हुई है। जबकि हवेली में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की नशिस्त का नतीजा भी आज फाइनल हुआ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात देखे गए। पीपल्स पार्टी धांधली के इल्जामात लगा रही है और नून लीग इनको मुस्तरद कर रही है। वफाक में इत्तेहादी जमातें कश्मीर इलेक्शन के बाद एक दूसरे के खिलाफ हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। यानी आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब के दौरान इक़्तिदार के ऐवानों में नए सूबों के क़याम के लिए सबसे काबिल अमल तरीक़ेकार पर संजीदा बहस जारी होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। 28वीं आईनी तरमीम की जल्द पेश किए जाने की बाज़गश्त भी जारी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस वक्त ज़ेर बहस मामला ये है कि नए सूबे कैसे बनाए जाएं। ज़ेर गौर एक तजवीज़ के मुताबिक कराची और गवादर को वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी कंट्रोल में दिया जा सकता है, जबकि बाकी सिंध बदस्तूर एक ही सूबा रहेगा। इसी तरह बलूचिस्तान 2 सूबों में तकसीम करने की, जबकि पंजाब को 3 सूबों में तकसीम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत की बढ़ती मुश्किलात को कम करने के लिए सूबों के क़याम को ज़रूरी समझा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत इस मामले में कैसे कंसेंसस डेवलप कर पाएगी। तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मुनीब फारूक साहब। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 28वीं तरमीम जो है, खबरें क्या कहती हैं? वो आ रही हैं नए इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम, जैसे मैं अभी इंट्रो में बात कर रहा था कि पंजाब की तकसीम और KPK की तकसीम, बलूचिस्तान की तकसीम वो होगी और फिर कराची और गवादर जो है वो वफाक के हवाले। क्या वाकई ऐसी कोई तैयारी हो रही है? गुजारिश है मुदस्सर साहब के जो 28वीं आईनी तरमीम है, यूं समझिए कि ये उस अनफिनिश्ड एजेंडे का पार्ट है, जो कि एक ब्रॉडर, एक पूरा जो विश लिस्ट है कहा जाए, या एक वो एजेंडा या एक चार्टर जो कि तैयार किया गया, जिसमें जारी बात है पाकिस्तान की मुक्तदरा की बहुत डीप पेनिट्रेशन है। ये उसका हिस्सा है कि कौन से काम करने हैं, जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं उनके मुताबिक, जिनके तहत मुल्क दुरुस्त समत में चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम आपके सामने हुई, जब हुई तो मैंने कहा 27वीं होगी, हुकूमत डिनाई करती रही, लेकिन 27वीं भी हो गई। अब 28वीं इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। लेकिन देखिए, जो बात नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से है, वो मैं आपको जरूर क्लियर कर दूं कि उसके लिए चंद दोस्त फरमा रहे हैं कि कोई टाइम लाइन है। देखिए, कोई टाइम लाइन नहीं है। इसमें जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि ये फैसला हो चुका है कि इस तरह जिस तरह मुल्क चल रहा है, ये तो तरीकाकार मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। इससे जो बेहतर गवर्नेंस है वो की जा सकती है और डिलीवरी भी हो सकती है अगर चंद चीजों को दुरुस्त किया जाए। एक ये फैसला हुआ है। दूसरा ये कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि ये फैसला भी हो चुका है कि कंगाल वफाक और अमीर सूबे, ये इक्वेशन भी वर्केबल नहीं है मजीद। सही।
इसके लिए भी चीजों को तब्दील किया जाएगा और इसके लिए तैयारी भी है। जहां तक बल्दियाती निजाम की बात है, बल्दियाती निजाम के हवाले से भी दो राय है, दो आरा मैं कहूंगा। एक ये कि जी ठीक है, नहीं बल्दियाती निजाम को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए और उसी से डिलीवरी की जाए, लेकिन एक जगह ये कि नहीं, अब ये मामला इतना खराब हो गया है कि नए इंतजामी यूनिट्स बिल्कुल नागुजीर हो चुके हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो इस वक्त जो ताकत के ऐवान है और हमारे मुल्क में एक हाइब्रिड प्रो मैक्स रिजीम के अंदर जो ताकत का सरचश्मा होता है, वो आपकी बदकिस्मती से पार्लियामान नहीं है या एग्जीक्यूटिव ब्रांच नहीं है हुकूमत की, उसमें पाकिस्तान की मुक्तदरा का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। वहां पर जो बात अब तक सामने आई है वो यही है कि ये तो फैसला हुआ है कि ये करना है, लेकिन मार धाड़ से फिलहाल नहीं किया जाएगा ये। इसके लिए गुफ्तगू-शुनीद, बातचीत, इसको डाई डाउन नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन शायद ये वक्त टाइम टेकिंग काम है, इसमें साल लगे। आपने बल्दियाती हवालों से बात की, अब ये भी कुछ खबरें थी कि अगर सूबे नहीं बनते हैं और जो आप बात कर रहे हैं मार धाड़ से नहीं होगा, तो अल्टरनेटिव ये कि मजबूत ज़ली हुकूमतें, लाइक जैसे मुशर्रफ दौर में वफाक से डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस भी, फंड्स भी, चीज़ें भी चल रही थी, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, तो इस किस्म का मजबूत बल्दियाती निज़ाम बना के भी चीज़ें की जा सकती हैं। क्योंकि गवर्नेंस जो आपने अभी बात की है वो असल इशू था कि ऐसे नहीं चल सकता है, तो क्या ऐसा भी अल्टरनेट हो सकता है या फिर इंतज़ामी यूनिट्स भी पहली तरजीह? देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि जो बल्दियाती मामलात या ज़िलाई हुकूमतों को ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा एम्पावर करने वाली बात है, वो आपको पता है ऑप्शंस पहले भी एक्सरसाइज हुए हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में ऐसा हुआ, नाज़मीन आए, नाज़िम बने और सो मच सो के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको ताबे कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट नाज़िम्स के, लेकिन वो फार्मूला भी फिर एट द एंड ऑफ द डे जाकर खत्म हो गया। देखिए, बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में बहुत से तजर्बात पहले भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। सो अभी ये फैसला तो जरूर है कि जी ये करना है, लेकिन इसकी शक्ल क्या निकलती है, क्योंकि देखिए, और ज्यादा तासुर ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं वो तो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब वो ये कहते हैं कि अवाम फैसला करेंगे तो फौरी तौर पे कहा जाता है जी रेफरेंडम करा ले, लेकिन फिर जवाब ये आता है कि जी रेफरेंडम क्यों, जब एक सूबाई असेंबली मौजूद है वहां पर फिर ये रेजोल्यूशन मेजोरिटी से पास करवा ली जाए, और अगर नहीं होती तो दैट मीन्स कि दिस इज द विल ऑफ द पीपल कि वो ये डिवीजन नहीं चाहते। लिहाजा अभी इसमें आपको फ्रिक्शन नजर आएगी। जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये जो इस वक्त हुक्मरान जमातें मैं कहूंगा, पीटीआई तो जारी बात है खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन ट्रबल्ड जोन के अंदर है जमहूरियत जमात, तो लिहाजा अभी ये प्रॉब्लम भी रहेगा। लेकिन इस पर मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि इस पे बहस खत्म नहीं होगी। ये दबाव वक्त के साथ साथ शायद फौरी तौर पर नहीं, लेकिन ग्रेजुअली जरूर बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। लेकिन ये दबाव से पहले ये चीज़ें इसका मतलब है फ्लोट हो चुकी हैं। तो ये जो एक मुलाकात है बड़ी इंपॉर्टेंट, सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म दोनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात में जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अलावा अंदर खबर क्या है, ये मुलाकात में क्या बातचीत है, इंपॉर्टेंट मुलाकात कहा जा रहा है इसे? देखिए, बहुत से आम मामलात हैं। आप मलिक अहमद खान साहब की शमूलियत को उस मुलाकात के अंदर उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मलिक अहमद खान साहब का जनाब सदर से बड़ा एक एहतराम का ताल्लुक है। मलिक अहमद खान साहब का मोहसिन नकवी साहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मलिक अहमद खान साहब पहले भी दीगर जो पीपल्स पार्टी और PMLN के उमूर हैं उनके अंदर बड़ी वो एक सियासी घराने से उनका ताल्लुक है, तो चीजों को बड़ा टेक्निकली और बड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं। लेकिन चंद जगहों पर जाकर फिर वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जो सूबे की हद तक तो जहां चीफ मिनिस्टर ने कोई फैसला कर लेना होता है उसको तो वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी जो सर्दी गर्मी PMLN और पीपल्स पार्टी में हुई, क्योंकि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, उसमें कुछ पैबंदकारी की गई है मलिक अहमद खान साहब की जानिब से। प्रेसिडेंट साहब को भी चंद गिले हैं, प्रेसिडेंट साहब को भी चंद मसाइल हैं, मसाइल वफाकी हुकूमत को भी हैं कि जी आपने बाद में जो समरी अप्रूव की तो पहले ही कर देते। प्रेसिडेंट साहब को भी किसी ने गलत एडवाइस दी जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके और मामलात करके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखिए, ये इत्तेहाद नहीं टूटेगा। क्यों? उसकी वजह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फायरी स्पीचेस को अगर आप लें तो आपको लगेगा शाम से पहले इत्तेहाद जो है या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ज़हन में रखिएगा
प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि वो ना सिर्फ सदर मुमलिकत के तौर पर अपना टेन्योर पूरा करें, बल्कि वो चाहते हैं कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छा रहे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम बने, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ एक बड़ी जायज ख्वाहिश है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अंग्रेजी में कहते हैं ही चेक्स ऑल द बॉक्सेस, बिकॉज वो पेडिग्री भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, पर्सनैलिटी भी है, अच्छा बोल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो उनके पास भी फुल मार्क्स हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बिल्कुल अहल है। लेकिन ये हमारे निज़ाम के अंदर, उसके अंदर अब एक जो आमेजिश है हाइब्रिड निज़ाम के अंदर, उसके अंदर वो फिर एक इम्पैक्ट रहेगा। और ये बात प्रेसिडेंट साहब को इसका एहसास है कि हमने फॉर नॉट सो गुड रीजंस हमने एस्टेब्लिशमेंट को अपने मुखालिफ नहीं करना। सही। इसलिए नदीम अफजल चंद साहब या कोई दीगर जो दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो टॉक शोज की हद तक तो बयानात दे सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें यही मशवरा दूंगा कि जरा प्रेसिडेंट साहब से अपनी जो समत है उसका तयन करवा लें। सही। अच्छा, ये मुलाकात के बाद अगले आज जो मुलाकात हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मरी में हुई नून लीग का इजलास हुआ, कश्मीर के इलेक्शन, कश्मीर की हुकूमत, पार्लिमानी, क्योंकि पार्टी कश्मीर की वहाँ भी मौजूद थी, आला पार्टी क़यादत भी वहाँ मौजूद थी। ये सिर्फ कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो रिपोर्ट हो रहा है मुनीब साहब, वही है या इस इजलास की कहानी और इस इजलास के अंदर की खबर कुछ और है? देखिए, एक चीज तो PMLN की जो कोर है वो है मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जो साहबजादी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। जो बात मोहसिन नकवी साहब ने की उसमें ये जरूर कहा जाता है कि थोड़ा सा वो कैरिड अवे हो गए या ओवरबोर्ड चले गए, लेकिन फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, या आपने जरूरी बातें मुंह से नहीं बोलनी होती, आपने अपने, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो उन्होंने लैपटॉप के मामले को आजाद कश्मीर तक पहुंचाया, फिर उन्होंने लैपटॉप के प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मशीन नहीं मिशन है, ये पर्पसली की गई बातें हैं ताकि एक पैगाम ये जाए कि जनाब ये ऐसा नहीं है कि लैपटॉप से कुछ नहीं होता, ये एक इनिशिएटिव है, एक ऐसा काम है जो PMLN के को इसका क्रेडिट जाता है, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे और आगे ऐसे ही चलेंगे। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो आज भी मीटिंग जो वहां पर है उसके अंदर बेशक प्रायोरिटी या एजेंडा आइटम नंबर 1 खोजना है या फैसला करना है वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने कि PMLN का कौन होगा वहां पर, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा आजाद कश्मीर के अंदर। बट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है बेसिकली कि वहां डिसाइड ये होना है कि जो बातें की गई हैं छोटे यूनिट्स के हवाले से उनमें क्या फैसले होंगे, उनमें कौन डिसाइड करेगा, क्या ये बात फौरी तौर पर होनी है नहीं होनी, लेकिन कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी मैं जरूर कहूंगा वो इस वक्त कहीं किसी कैंप में नजर नहीं आ रही सूबों को लेकर। सही। हमजा शहबाज भी आज के इजलास में बड़ी देर के बाद मंजर आम पर आए, लोगों ने इस बात को भी देखा, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर आज़म वैसे आज़ाद कश्मीर कौन हो रहा है, अभी 2 नाम जो सामने आ रहे थे, शाह गुलाम कादर सदर हैं और राजा फारूक हैदर साहब को नाम तो पहले मुश्ताक मिनाज साहब का भी चल रहा था, लेकिन वो शिकस्त खा गए और चीज़ें उस तरह से नहीं बनी। कोई सामने आ रही हैं चीज़ें फाइनल कि वज़ीर आज़म कौन होगा? देखिए, राजा फारूक हैदर साहब भी साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनका एक अपना कद काठ है पार्टी के अंदर और उनकी बड़ी अहमियत है, लेकिन 2 से 3 नाम हैं या 2 से 3 शख्सियात हैं जिनके बारे में इस वक्त बात हो रही है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अभी वो पार्टी भी बड़े इसको कहते हैं ना, देयर कीपिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट, वो रिवील नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि 3 उम्मीदवार हैं इस स्लॉट के लिए और बिल्कुल राजा फारूक हैदर साहब भी ही इज इन द रन, पर डिपेंड ये करता है कि फैसला ये किसी और ने नहीं, खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है। अच्छा मुनीब फारूक साहब, मैं ये सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का ही ये फैसला होगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होगा या कुछ और फैक्टर्स जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं? देखिए, इस आपके सवाल के अंदर जो शरारत छुपी हुई है और आपकी मुस्कुराहट चले, मेरी तो मुस्कुराहट आपकी शरारत की वजह से है, लेकिन मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब हमसे, मेरे से, आपसे, हम सबसे ज्यादा बहुत ही पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तजर्बाकार सियासतदान है और मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि इस सुपर हाइब्रिड मॉडल के सिग्नेटरी हैं, तो यकीनी तौर पर वो तमाम फैक्टर्स को देखते हुए दुरुस्त फैसला करेंगे। ठीक, चलें, आपका बहुत डिप्लोमेटिक, आप एक तो लॉ के स्टूडेंट हैं, दूसरा आप जो है
पॉलिटिकल चीज़ों में बड़ा ग्रिप रखते हैं, तो आपको दोहरी चीज़ें पता होती हैं, इसलिए आप बड़े अच्छे तरीके से निकल गए इस सवाल से। आज हम मुनीफ फारूक साहब साथ ही आप रहिएगा, मैं छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे पीटीआई के एहतजाज के हवाले से भी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात भी इस वक्त कर रहे हैं सियासी मामलात के हवाले से। 27 सितंबर की पीटीआई ने कॉल दे दी है, पीटीआई वाकई इस बार निकल पाएगी? बड़ा जोश और वलवला उनमें तैयारी का नज़र आ रहा है, या फिर चीज़ें कदरे मुख्तलिफ हैं? क्योंकि आपसी इख्तलाफ तो हैं, लेकिन 27 सितंबर को वाकई निकल पाएंगे? देखिए, इरादा तो उनका मजबूत है और ऑप्शंस उनके पास भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा हाई रिस्क गेम है। अगर तो इनकलाब बर्पा हो गया, कर दिया उन्होंने, सड़क गर्म कर दी, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि तो फिर डेस्परेट माहौल हो जाएगा ना जी। सही। लेकिन अगर एक और फेल्ड अटेम्प्ट होती है और कुछ नहीं हासिल कर पाती तहरीक इंसाफ, और जो उनके मतलूबा अहदाफ है वो उन्हें नहीं मिल पाते, तो फिर वो अपने लिए वो कहते हैं ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, सियासी ताबूत में। क्योंकि ये हुकूमत तो ऑलरेडी क्योंकि बहुत ज्यादा इस बात को ड्रम बीट करती है कि जी इनके पास अब इतना सियासी कैपिटल है ही नहीं, ना इनके पास इतनी ताकत है कि ये सड़क को गरमा दें या ये निकलें, तो फिर तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल बैकफुट पे चले जाएगी। उनके स्टार बॉय हैं इस वक्त आफरीदी साहब, तो अगर आफरीदी साहब भी फेल हो गए और वो ये मतलूबा नताइज या अहदाफ हासिल ना कर पाए, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। अगर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हुकूमत के अंदर चंद ऐसे लोग जरूर हैं जो कहते हैं जी क्या जरूरत है इंतशार की, बैठ के बात कर लेते हैं। कुछ लोग तो मुलाकात के हामी भी हैं, लेकिन देखिए मुलाकात का फैसला हुकूमत ने नहीं करना, मुलाकात का फैसला कहीं और होगा। और अगर हो जाए तो मैं तो उसका हामी हूं कि मुलाकात से कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर से मिलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब देखना यह है कि क्या फैसला होता है। इसकी हिमायत तो आप अपने ट्वीट्स के जरिए, प्रोग्राम के जरिए करते रहे, लेकिन एक चीज़ आज बड़ी अजीब सी देखने में आई है। वीडियो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, मौलाना नसीम उनके खुद मेंबर असम्बली भी हैं, उन्होंने तकरीर के दौरान, देखें मुखालफत होती है, आप सियासी मुखालफतें भी करते हैं, सब पे तनकीद होती है, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से कोई बात करते हैं। उन्होंने अल्लामा इकबाल के ख्वाब, जिस पे आज पाकिस्तान, जिसका कल हम जश्न मना रहे थे, उन्होंने कह रहे हैं कि वो इकबाल का जो ख्वाब है उसका अजाब हम आज तक जो है वो भुगत रहे हैं। इस किस्म के मेंबरान असम्बली अगर आकर खड़े होकर पब्लिकली इस किस्म की बातें करें, तो वो तो फिर अपने लिए चीज़ों को महदूद कर रहे हैं, या शायद कोई ऐसे लग रहा है कोई लीडरलेस किस्म की कोई कैंपेन चल रही है जिसमें खुद से कुछ चीज़ें चलाई जा रहे हैं। ये क्या वजूहात आपको लग रही हैं इस किस्म के बयान? देखिए, ये बयान अगर ये कॉन्टेक्स्ट ना जाने क्या है, लेकिन अगर जो भी बात जो आपने मुझे बताई है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा बेतुका बयान है। जिनको तकलीफ है, मैं समझता हूँ कि फिर वो पाकिस्तान में ना रहें। अगर उनको ये अजाब लगता है, पाकिस्तान तो इनाम है, ठीक है, हमने अपने मुल्क को जितना संवारना चाहिए था नहीं संवारा, हम सब की गलतियां हैं, चाहे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, बल्कि ज्यादा गलती पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। सियासतदानों को तो इतनी स्पेस आज तक मिली ही नहीं, और एस्टैब्लिशमेंट के तजर्बात की वजह से बहुत कुछ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इनाम है, पाकिस्तान कभी भी अजाब नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर रियासत है, इतना नाम पाकिस्तान को पहुंचा है, मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, हमारी पहचान पाकिस्तान है। तो जिनको तकलीफ है, मैं उन्हें यही अर्ज करूंगा कि फिर आप कहीं और रह लीजिए, इस ऐवान के अंदर आपको बैठने का कोई हक नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था उसका जो अजाब है वो आप झेल रहे हैं, तो आप फिर कहीं और जाके रहिए, किसी और मुल्क की शहरियत दीजिए और वहां पर मेंबर पार्लियामेंट बनी। बिल्कुल है कि सियासी मुखालफतें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म के बयानात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होते। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तजज़ियाकार। छोटा सा में नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक। वफाक ने गंदम की बढ़ती कीमतों और मुमकिन किल्लत के पेश नज़र 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब पंजाब और सिंध इस दरामद शुदा गंदम को खरीदने से पीछे हट गए हैं। वफाक ने यह शर्त रखी थी कि सूबे अपनी ज़रूरत वाज़े करें, दरामदी गंदम की खरीदारी की माली जिम्मेदारी और पेमेंट सिक्योरिटी दें, ताकि गंदम दरामद करने का सारा बोझ वफाकी खजाने पर न पड़े। लेकिन सूरत हाल ये बन गई कि पंजाब, जिसने पहले 8 लाख टन गंदम की ज़रूरत बतानी थी, अब कह रहा है कि उसे दरामदी गंदम की ज़रूरत नहीं है। पंजाब का मौक़िफ़ है कि उसे वफाकी ज़खायर से 8 लाख टन गंदम मिल चुकी है, जबकि मज़ीद तकरीबन
5.33 लाख टन पास्को के पास मौजूद गंदम भी अभी उठाना बाकी है। सिंध ने भी पहले 7.2 लाख टन गंदम मांगी थी, जिसमें 5 लाख टन दरामदी गंदम शामिल थी, लेकिन अब वो भी दरामदी गंदम लेने से हिचकिचा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने 2 लाख टन दरामदी और 2 लाख टन मकामी गंदम का अपना मुतालिबा बरकरार रखा है। बलोचिस्तान की जरूरत भी इसी सरकारी तकसीम के निज़ाम में शामिल है। सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक सूबे कह रहे हैं कि हमें वफाक से गंदम चाहिए लेकिन दरामदी गंदम नहीं चाहिए, जबकि वफाक कह रहा है कि वफाकी ज़खायर महदूद हैं। अगर सूबों को मजीद गंदम चाहिए तो मुल्क के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बरकरार रखने के लिए गंदम दरामद करना ही पड़ेगी। यानी सूबे चाहते हैं कि वफाकी ज़खायर से गंदम मिल जाए, जबकि वफाक चाहता है कि अगर सूबों को इजाफी गंदम चाहिए तो वो दरामदी प्रोग्राम के तहत अपनी ज़रूरत, माली ज़मानत और ख़रीदारी की जिम्मेदारी वाज़ेह करें। वफाक और सूबों के दरमियान मौजूदा बहरान की बड़ी वजह यह बनी कि पंजाब और सिंध ने रवां सीज़न में मतलूबा मकदार में गंदम नहीं खरीदी, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई का दबाव बढ़ा, गंदम के नर्ख ऊपर गए और अब आटे की औसत कीमत एक साल में 77.5% बढ़कर 132.5 रुपए फी किलो हो चुकी है, जो एक साल पहले 75 रुपए थी। यही वजह है कि वफाक अब दरामदी गंदम के जरिए कीमतों को नीचे लाना और मुमकिन किल्लत को रोकना चाहता है, लेकिन वफाक अब सूबों के बदलते हुए मौक़िफ़ से भी परेशान है। पंजाब ने पहले गंदम की ज़रूरत बताई, फिर 8 लाख टन तक अपना मुतालिबा महदूद किया और अब यह कह रहा है कि उसे दरामदी गंदम की ज़रूरत नहीं। इसीलिए वफाकी हुकाम पंजाब से तहरीरी तौर पर यह मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो दरामदी गंदम नहीं चाहता तो बाद में गंदम की किल्लत या कीमत बढ़ने के जिम्मेदार वफाक को न ठहराए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के इस बदलते मौक़िफ़ पर एतराज़ किया है। इसका मौक़िफ़ है कि पंजाब की तरफ से पहले किल्लत का तासुर पैदा हुआ, जिससे कीमतें बढ़ीं और अब दूसरे सूबे भी इसके असरात भुगत रहे हैं। अब मसला यह है कि वफाक गंदम दरामद करना चाहता है, मगर पंजाब और सिंध दरामदी गंदम खरीदने से पीछे हट रहे हैं। सूबे वफाकी ज़खायर से गंदम चाहते हैं, जबकि वफाक कहता है कि ज़खायर महदूद हैं और स्ट्रेटेजिक रिजर्व बरकरार रखने के लिए दरामद ज़रूरी है। इसी खींचातानी के दौरान गंदम और आटे की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे सबसे ज़्यादा आम आदमी मुतासिर हो रहा है। वफाक और सूबों के दरमियान गंदम को लेकर यह सब उस वक्त हो रहा है जब IMF के पुरजोर मुतालबे के मुताबिक हुकूमती हलकों में गंदम सेक्टर की डीरेगुलेशन भी पिछले 2 सालों से ज़ेर बहस है। इस हवाले से कुछ अहम फैसले भी किए गए। गंदम के रेट्स के तयन में हुकूमती किरदार को ख़त्म करके इसको ओपन मार्केट के हवाले करने के मामले पर भी काम हुआ, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि आए रोज़ पैदा होने वाली गंदम बहरान, गंदम की कीमतों के तयन में मसाइल और इस शोबे से जुड़े दीगर मामलात को मार्केट खुद रेगुलेट करेगी। 2024 में पंजाब ने इसी पॉलिसी की तरफ बड़ा कदम उठाया। सूबाई हुकूमत ने रवायती अंदाज में किसानों से गंदम खरीदने का निज़ाम ख़त्म करने का फैसला किया। इसी दौरान 2024 में गंदम के बम्पर पैदावार, दरामदशुदा गंदम और हुकूमत की कम खरीदारी ने मार्केट को शदीद मुतासर किया। किसानों को तवक्को से कहीं कम नर्ख मिले और इस फैसले के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। जनवरी 2025 में वफाकी सतह पर गंदम के शोबे को बाकायदा डीरेगुलेट करने के लिए कौमी वर्कशॉप भी मुनक्किद हुई। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक मकसद ऐसा निज़ाम बनाना था जिसमें मार्केट को आज़ाद किया जाए, लेकिन साथ ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व और फूड सिक्योरिटी भी बरकरार रहें। अक्टूबर 2025 में वीट पॉलिसी 2025-26 मंजूर हुई, जिसमें 3500 रुपये फ़ी 40 किलो की कीमत रखी गई और स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए सरकारी निजी शोबे के जरिए खरीदारी की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने इसे रिवायती मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बजाय मार्केट से मुंसलिक इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर पेश किया। फिर दिसंबर 2025 में हुकूमत ने अगले सीजन से सपोर्ट प्राइस और मामूल की सरकारी प्रोक्योरमेंट ख़त्म करने का इरादा दोबारा जाहिर किया। हुकूमत ने गंदम की सरकारी कीमत और सरकारी खरीदारी के पुराने निज़ाम से निकालकर मार्केट के हवाले करने का फैसला किया, लेकिन 2024 के तजुर्बे, किसानों के एहतजाज, कीमतों के उतार चढ़ाव, फूड सिक्योरिटी और खदशात और अब वफाक और सूबों के दरमियान गंदम को लेकर पैदा होने वाले तनाज़े ने हुकूमत को बार बार मार्केट में वापस आने पर मजबूर किया। यानी असल बहस अब सिर्फ ये नहीं रही कि गंदम डीरेगुलेट है या नहीं, बल्कि सवाल ये भी है कि गंदम की कीमत मार्केट तय करे
लेकिन जब मार्केट नाकाम हो तो हुकूमत का किरदार क्या होना चाहिए? और यही सवाल आज पंजाब, सिंध, विफाक, किसानों, फ्लोर मिल्स और IMF के दरमियान असल तनाज़ा बना हुआ है। और इस तनाज़े में पिछले 2 साल से जारी गंदम को डीरेगुलेट करने की कोशिश भी रायगां होती दिखाई दे रही है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब, एग्रो इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता 2 बरस में वफाक और सूबों ने गंदम की सरकारी खरीदारी, स्पोर्ट प्राइस और मार्केट मदाखलत कम करने की पॉलिसी अपनाई, जिसे IMF प्रोग्राम के तहत भी आगे बढ़ाया गया। आप इस बुनियादी तब्दीली को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं और क्या मौजूदा कीमतों में तकरीबन 75% इजाफे को डीरेगुलेशन की नाकामी समझना दुरुस्त होगा, या फिर दरअसल पुराने निज़ाम की खराबियों का यह नतीजा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखिए जी, पाकिस्तान ने जब IMF के साथ मुआहिदा किया तो उसने एक रिटर्न एश्योरेंस भी दी कि पाकिस्तान वीट और शुगर केन की जो ऑपरेशंस हैं, जो प्राइसेस फिक्स करते हैं, उसको तकरीबन डीरेगुलेट कर देगा, ऑलमोस्ट ख़त्म कर देगी हुकूमत अपनी इंटरवेंशन। ना किसी किस्म की सपोर्ट प्राइसेस होंगी, ना गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करेगी और ना ही इसमें कोई मुदाखलत करेगी। हुकूमत ने गन्ने की प्राइस की सपोर्ट प्राइस ख़त्म की। शुरू में आपने देखा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को भी ख़त्म किया था, लेकिन सूबों ने फिर भी उस पर लगाने की कोशिश की और फिर 1 साल जो है गंदम हुकूमतें ख़रीदी ही नहीं। तो ये उसका रीज़न नहीं है। एक हेल्दी इकॉनमी, एक हेल्दी मार्केट चलती है जब आपकी गवर्नमेंट जो है किसी किस्म की इंटरवेंशन ना करे और मार्केट को एक हेल्दी मार्केट जो है तमाम मार्केट की फोर्सेस के ज़रिए कंपटीशन करा के करे। जितनी अजनास की मुल्क में ज़रूरत होगी, किसान भी आज़ाद होगा, वो उतनी पैदावार देगा। आपको पता है कि जो हम पाकिस्तान में आज 5 मेजर हमारी क्रॉप हो गई हैं, पहले 4 हुआ करती थी, तो 4 और 5 क्रॉप में वाहिद एक है जो कॉटन की क्रॉप, जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन होती है। बाकी आप गंदम लें, आप राइस की पैडी ले लें, गन्ना ले लें। गंदम की प्राइस को अराउंड $200-250 पर टन की पैदावार है, जो कि पर एकड़ दुनिया में किसी भी फसल की पैदावार के हिसाब से जो उसकी जो प्राइस रखी गई है पर टन की, वो कम तरीन होती है। तो किसान को उसका फ़ायदा पहुंचता नहीं, जिस वजह से किसान अक्सर आपको देखते हैं कि मीडिया पे आके कहता है कि हमें लागत पूरी नहीं हो रही। उसके अंदर भी एक सच्चाई है, वज़न है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ज़राई निज़ाम चल रहा है, उस ज़राई पैदावार को उगाने के लिए किसान को जो इनपुट की ज़रूरत होती है, डीजल से लेकर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, फिर आपका जो है यहाँ तक कि सीड भी इम्पोर्टेड आता है। जब आपकी इनपुट्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी तो किसान तो शोर मचाएगा कि उसको उसकी पैदावार की प्राइस नहीं मिल रही। तो उसके लिए बेहतर निज़ाम ये होता है कि हुकूमत साइड में हो जाए और प्राइवेट सेक्टर की तमाम फोर्सेस उसमें आ जाएं। लेकिन जो मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि इनको तकरीबन डीरेगुलेट कर दिया जाए और सही जो इंटरनेशनल तरीका है डीरेगुलेशन का, उसके मुताबिक किया जाए, तो आपको फ़ायदा किसान को भी होगा। जिस किसान को, जिसके पास फाइनेंशियल मसल्स इतने नहीं है, जिस किसान के पास मशीनरी अच्छी नहीं है या कुछ और वजह है, तो वो अच्छी महंगी फसलें उगाएगा और गंदम से वो तिल पे जाएगा, ऑयल सीड पे जाएगा, दालों पे जाएगा। तो वो मजबूर नहीं होगा कि मैं सिर्फ गंदम उगाऊं। डॉक्टर साहब, कंजम्पशन के ऊपर भी हम बात करते हैं कि फिर एक आम आदमी जो शहरों में, अर्बन एरिया में, कि हम अगर गंदम की कंजम्पशन पे जाते हैं, जी मुश्किल हो। लेकिन मेरे डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, पंजाब ने 2024 में सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी से बड़ी हद तक पीछे हटने के बाद 2026 में भी निजी शोबे के जरिए खरीदारी की तरफ कदम बढ़ाया है। आपके नज़दीक हुकूमत का किसान से बराह रास्त गंदम खरीदना ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, और इस मॉडल में किसान को मुनासिब कीमत और सारिफ को मुनासिब कीमत कैसे यकीनी फिर बनाई जाएगी? क्योंकि अर्बन और रूरल में बड़ा ये एक इशू है कि आम आदमी उसको सस्ती गंदम और सस्ता आटा मिलेगा तो, वरना प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो फिर वही सूरत हाल होगी कि जो 10 रुपए का आलू वहाँ से चलता है, वो एक आम आदमी के लिए यहाँ आकर 80 रुपए किलो में बिक रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा इसमें भी, जैसे चावल का भी हुआ। बात यह कि अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखें तो गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट में वीट की को स्टार्ट किया था 60s के दौरान आई, और सपोर्ट प्राइसेस का ये पॉलिसी लागू की गई थी, और उस वक्त लेके
2024 तक जब IMF के प्रोग्राम करने गए तो हुकूमत का जो है हर साल मुसलसल लॉस होता था कमोडिटीज़ में, और कमोडिटी ऑपोजिशन जिसके ज़रिए गवर्नमेंट बाय करती थी किसान से या फिर इंपोर्ट करती थी, वो 1000 अरब से ज़्यादा हो गया। तो फाइनेंशियल बर्डन हुकूमत के ऊपर आ गया था, और हुकूमत के पास एफिशिएंट स्टोरेज भी नहीं थी, खुले आसमान में गंदम रखी जाती थी। और 2024-25 में 2023-24 में जो गंदम गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की उस बड़ी क्वांटिटी में $1 अरब से ज़्यादा की जब गंदम आ गई, शॉर्टेज ना होने के बावजूद की शॉर्टेज नहीं थी फिर भी गंदम आ गई, तो वो गंदम गोदामों में रखी रह गई। तो अब हमारी हुकूमत के पास ना तो स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल थी, ना ही उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी थी कि वो किसानों से ख़रीद सकते। और एग्रीमेंट हम कर चुके थे IMF से कि हम इसकी ख़त्म कर देंगे, तो वो ज़रूरी था। अब रहा कि किसान को लागत नहीं मिल रही और अर्बन जो मज़दूर है उसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसमें एक बहुत बड़ी क्रॉप है ये। और 2024-25 का डेटा आप उठा के देख लें, इकनॉमिक रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट पढ़ें, उस वक्त गंदम की पर कैपिटा कंजम्पशन कम होकर 80 किलो हो गई थी, जो आपने हालिया दिनों में देखा होगा। एक लॉबी इसके लिए बड़ा शोर कर रही थी कि 124 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन है। जो खेल बनाया जाता है शॉर्टेज का, वो मुल्क में जो पैदावार हुई है उसको कम बताया जाता है और कंजम्पशन को एग्जैजरेटली बढ़ा के बताया जाता है ताकि गैप बड़ा आए, और गैप बड़ा दिखाएंगे तभी आके होल्डर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है तो आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाती है। सही आपने देखा कि अभी जो 24-25 का इकोनॉमिक डेटा आया है उसमें 80 किलो से कम होकर 70 किलो पे आ गई। लोगों की आमदनी कम हो रही है, उनके अखराजात में इजाफा हो रहा है, और उन्होंने अपना कट जो लगाया है क्योंकि उनको दूसरे अखराजात भी पूरे करने होते हैं, तो उन्होंने अपनी ग़िज़ाई अजनास पे कम किया। एक और वजह ये थी कि जब आपके पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे एक डेटा आया है कि डायबिटीज़ आपके को 30 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनकी कंजम्पशन भी कम हो गई, सबकी कंजम्पशन कम हो गई। लेकिन क्योंकि कार्टेल जो है वीट का और फ्लावर का जो बेनिफिशियरी अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो वीट होल्डर्स और वीट को जो ग्राइंड करते हैं वो होते हैं। वो इन्होंने एक हाइप क्रिएट की कि मुल्क में पैदावार कम है, जबकि इकोनॉमिक डेटा देखें तो आपकी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कहती है 4.3% आपकी गंदम बढ़ी है और 29.605 आर्टिफिशियली ये एक जो है ना सफिशिएंट स्टॉक है, प्रोपेगेट किया गया पता था कि जो चीज़ें इस तरह से हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल में अगर हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त वफाक 10 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करना चाहता है, लेकिन पंजाब और सिंध कह रहे हैं कि उन्हें दरामदी गंदम की बजाय वफाकी ज़खायर से गंदम चाहिए। अगर हुकूमत ख़रीदारी से निकल रही है तो क्या जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व भी हुकूमत को रखना चाहिए, और कितना ज़ख़ीरा फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है? IMF की हालिया सिफारिश भी जो ये थी कि वो थी स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बरकरार रखने, लेकिन इसको जो प्रोक्योरमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए वो की जाए, इंटरनेशनल मार्केट लिंक प्राइसेस पर करने की तरफ होना चाहिए। IMF का जोर इस पे नहीं था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने चाहिए, हुकूमत ने इसरार किया कि हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने की इजाज़त दी जाए, तो वो उन्होंने अलाउ कर दिया। स्ट्रेटेजिक रिजर्व उस ज़माने में रखे जाते थे जब कहत हुआ करती थी। अब दुनिया स्ट्रेटेजिक रिजर्व या स्टॉक पाइल्स का एक डेफिनेशन चेंज करके एक मॉडर्न स्मार्ट स्टॉक पाइल पे चली गई है, क्योंकि गंदम अगर आप इंपोर्ट करते हो तो हुकूमत का पैसा लगा, बेनिफिशियरी आ गए फ्लावर मिल, वो सस्ती गंदम सब्सिडाइज रेट पे लेकर मार्केट में फिर उसका मैदा बना के पिज़्ज़ा बिस्किट वालों को बेचते हैं, और उसमें से 2.5 नंबर आटा बहुत कम निकलता है 100 किलो गंदम को ग्राइंड करने से। तो आवाम को उसका कभी फ़ायदा नहीं पहुंचा, लेकिन मिल वालों ने कई मिलें लगा ली उसके अंदर। तो ये पॉलिसी की एक ख़राबी थी। अब आपको ये देखें ना कि आप अगर इस तरह से एक मैकेनिज्म बना लें, जिसको मैंने बाकायदा आर्टिकल्स लिखे हैं कि स्मार्ट स्टॉक पाइल पॉलिसी ये है कि इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ट्रेडर, मिलर, इन सब को आप कहें जी ठीक है आप गंदम खरीद सकते हो। अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्टर जितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 10% एज ए स्टॉक पाइल गवर्नमेंट वेयर हाउसेज में, गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड वेयर हाउसेज में रखेगा एज ए एमरजेंसी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे। और अगर इमरजेंसी होती है तो हुकूमत वो स्टॉक उसकी परचेज प्राइस पे ख़रीद सके। ये दुनिया में निज़ाम राइज है, और जहाँ इन मुल्कों में जहाँ पर ये है वहाँ बड़ी कामयाबी से स्टेपल की प्राइसेस नीचे रहती हैं।
एक मुल्क है सिंगापुर, छोटा सा मुल्क, आपने देखा होगा, वहाँ का स्टेपल राइस है, वहाँ हुकूमत राइस के स्टॉक्स रखवाती है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि नफ़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर कमाता है इंपोर्ट करके और फिर बेच के। इसी तरह से यहाँ पर किसान से गंदम ले ली जाती है तो नफ़ा उसका होल्डर ज़ख़ीरा अंदोज कमा लेते हैं, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है सबसे ज़्यादा मुनाफा वो आटा बेच के लेने वाले होते हैं। जिन्होंने गंदम 85 रुपए की ख़रीदी और 6 महीने के लिए उन्होंने अपने पास स्टॉक रख लिए हैं, अगर आज वो आटा 130-135 रुपए का बेच रहे हैं, 1100 वाला थैला ब्लैक मार्केट में 10 किलो का जो है वो अगर 1250 का बिक रहा है लाहौर में, कराची में वो और उससे महंगा बिक रहा है जिसको 2.5 नंबर आटा कहा जाता है, तो वो एक सरासर ज्यादती है। वो ये देख रहे हैं कि हुकूमत के पास रिजर्व नहीं है तो हम इसको ब्लैकमेल करें, और ये बड़ी हद तक आपने देखा होगा कि मुज़ाकरात पे आपको घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्टेल बन चुका है। आप अपना ये स्टॉक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा दें, लेकिन गवर्नमेंट आप डॉक्टर साहब इसमें सवाल ये भी स्टॉक बन रहा है ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करेगा। जो है वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने डी रेगुलेशन तो कर दी है, लेकिन उसकी ट्रांजिशन मैकेनिज्म इंपोर्ट और जो स्ट्रेटजी है स्टोरेज के हवाले से वो पॉलिसी वो वजह नहीं है, और ख़ास तौर पर इंटरप्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन पहले से तैयार नहीं किए, जिसके बायस एक तरफ किसान को कम कीमत मिली, दूसरी तरफ अब सारफ के लिए गंदम भी महंगी हो रही है। क्या मसला डी रेगुलेशन का तसव्वुर नहीं बल्कि इसके नाकिस इम्प्लीमेंटेशन का है? अगर आपको पॉलिसी दोबारा बनानी हो तो इसमें क्या कौन से इकदाम हैं? अगर हम बात करें कि 3 फौरी इकदाम आप करें तो वो क्या होंगे? देखिए, फौरी इकदाम ये करेंगे कि मैं ये कहूँगा कि हुकूमत इसका अंदर से निकल जाए, प्राइवेट सेक्टर के लिए इंपोर्ट जो है वीट की खोल दे, और उसके सिर्फ डिसीजन खोलने चाहिए टैक्स फ्री, क्योंकि अब स्टेपल है, टैक्स फ्री गंदम आप ला सकते हो। आपने उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स भी लगाया हुआ है जो कि स्टेपल है, तो स्टेपल को विदहोल्डिंग टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे हटा के आप उसके सेल्स पे लेकर आते हैं ना, आपने लगा दिया कि इंपोर्ट स्टेज पे, तो पहला तो वहाँ से आपने ये कर दिया कि ह्यूज अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। दूसरी बात ये करेगी कि प्राइस फिक्सेशन गंदम की आटे की कोई फिक्स हुकूमत ना करे, इनको मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दे। जब आपस में मिल वाले compete करेंगे तो फिर आटा कराची में सस्ता होगा, पोर्ट से नज़दीक है, पंजाब में सस्ता होगा, और आगे जाके जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की तो प्राइस चेंज होगी। तो जिस तरह से आज आपका पेट्रोल की प्राइस डेली चेंज हो रही है, ये मैकेनिज्म भी बेहतर हो जाएगा, आटे का भी प्राइस का जो मैकेनिज्म है वो भी बेहतर हो जाएगा, अल्टीमेटली ग्रोअर को फ़ायदा पहुंचेगा। आज आपकी गंदम का एक बड़ा नफ़ा जो है वो मुनाफा उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने उठा लिया है आटा महंगा बेच के, और ये फैसला जब हुकूमत नहीं कर रही तो ये अच्छा फैसला है। इसी के हुकूमत ने बड़े स्मार्टली बड़ी जिन्स है वो है चावल। सर 2020-21 में जिस बहुत आला दर्जे के चावल जिसकी 150 से 160 रुपए कीमत थी, आज वो तकरीबन 400 के करीब वो आला दर्जे के चावल मिल रहा है। तो इतनी तेज़ी के साथ वहाँ उसकी कीमत बढ़ गई है, वहाँ तो ओपन मार्केट है, तो फिर एक आम आदमी के लिए तो 150 का चावल अगर आज 400 का मिल रहा है तो फिर गंदम भी ऐसी हो जाएगी। अगर आज उसको 200 का थैला मिल रहा है तो उसको ठीक 4 साल के बाद वो 400 का थैला मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, राइस की हमारी एक वक्त था कि चावल में अपनी मुकामी वैरायटीज इस्तेमाल होती थी उगाने के लिए, किसान अपना घर में रखा हुआ सीड इस्तेमाल करता था, और उसके बाद से हम अब इम्पोर्टेड सीड पे चले गए। अगर मोटे चावल का बीज इंपोर्टेड होगा तो वो चावल बासमती के सीड से भी महंगा बिक रहा है, उसका सीड जो इंपोर्टेड सीड है, फिर वही इंपोर्टेड वाली कॉस्ट आ जाती है। जब आपकी मुकामी अदारे हैं, काला शाह काकू रिसर्च का अदारा इतना बड़ा है, डोकरी में रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, उन अदारों ने क्या कौन सा सीड आपको नया दिया है? क्रॉस बॉर्डर सीड पाकिस्तान में आ रहे हैं। इंडिया एक बायो पायरस जो है टेररिज्म फैला रहा है, वो अपनी इलीगल वैरायटीज़ को पाकिस्तान में बॉर्डर के ज़रिए भेज रहा है। आपका हर आने वाला यात्री अगर 5 किलो धान ले आता है बीज के तौर पे, और वो बीज यहाँ पे का किसान उगा लेता है तो उसको नुकसान भी होता है, उसको पैसे भी नहीं मिलते। हमारे अदारों ने, रिसर्च अदारों ने सिर्फ तनख्वाहें ली, और वो रिसर्च के जो हेड थे वो वहाँ के चौधरी बन गए। आप विजिट करें किसी भी रिसर्च अदारे का तो आपको लगेगा एक जागीर बनी हुई है। आपको एफिशिएंट सिस्टम लाने के लिए आपको रेगुलेटरी पॉलिसी रखनी थी। आपने चावल की
बात की कि महंगा क्यों हुआ, इसीलिए हुआ कि उसके ऊपर आपने रेगुलेटरी पॉलिसी कोई रखी नहीं, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, ना उसकी प्राइस फिक्सेशन पे ना आपने कुछ किया, और वो करना भी नहीं चाहिए था। लेकिन एटलीस्ट ये तो चेक करो कि किसान को अगर $300 मिलते हैं पैडी के, और वो चावल मार्केट में अगर 600 रुपये और 500 रुपये किलो मार्केट में आज पैकेट किया हुआ चावल एक्सपोर्टर बेच रहे हैं या ट्रेडर बेच रहे हैं, तो वो इतने बड़े नफ़े पे क्यों बेच रहे हैं? जब मुकामी कंजम्पशन पे, मुकामी सेल पे उसकी चावल की कीमत ज़्यादा मिलेगी तो आपकी एक्सपोर्ट कम होगी। यही एक वजह हुई कि आज पाकिस्तान जो 10 मिलियन टन की पैदावार चावल की रिकॉर्ड पैदावार कर चुका, उसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट कम नहीं हुई, कम हो गई, आधी से ज़्यादा $2 बिलियन के करीब आपकी एक्सपोर्ट हो गई। तो ये कम ही क्यों हुई कि वो चावल जखीरा अंदोज धान ले लेते हैं, धान से चावल बनता है, बिल्कुल, धान को स्टॉक करते हैं, चावल को स्टॉक करते हैं। आपने मुल्क में होर्डिंग का ऑर्डिनेंस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की। आप उसको अगर सिस्टम ये रखते कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि कोई जखीरा अंदोजी स्टेपल फूड की करे, पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहां पर हर खाने वाली किचन स्टेपल को जखीरा अंदोजी करते हैं। आपके मतलब जो चावल, डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत का काम था, आपका कोई भी यहाँ तक कि आपका लाल चाहिए था, लेकिन जो स्टेप हुकूमत को करने चाहिए उसकी बजाय वो इधर इन मामलात में वो आ रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आप देखना ये है कि मामला वफाक और सूबों के दरमियान भी हल होता है और एक आम आदमी और किसान के लिए भी विन विन की सिचुएशन होती है, और वाकई ये अगर डीरेगुलेट हो जाता है तो मार्केट में सूरत हाल क्या बनती है। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।